Hello students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am back with the last and the final lecture of the topic Systematics and Living Organisms. So, in the previous lecture what we saw the kingdom fungi and we saw a small glimpse of kingdom Animalia. Now, in this session we will be seeing 3 to 4 topics which are actually not a part of the Whittaker classification system. विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इट द ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ सेल्युलर कंपोजिशन मींस ऑब्वियसली वी नो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सेल. नाउ हियर इन दिस लेक्चर द टॉपिक्स व्हिच विल बी कवरिंग बेसिकली इन्हें हम सेल्स में नहीं पकड़ते. दीज आर असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो मैं अभी ये तीन यहां देख रहे हैं दैट इज द वायरसेस, वायरोइड्स एंड पायरियॉन्स. सो बेसिकली स्पीकिंग तो ये तीन जो ऑर्गेनिजम्स है बट दे एग्जिस्ट. These are acellular. Acellular means they don't have a cellular composition, but still they have obviously an existence, and we consider them living also because of their properties to cause a disease or like other parasite or heterotrophs. They also act in that way. So we'll see something about it now. In the current scenario also what we are facing viruses की बारे में जानकारी तुम्हें काफी काम आ जाएगी. Why these are so deadly? ये इनके बारे में हम लोग पहले पता करते हैं. Now इनके बारे में पहली शुरुआत the first time इन viruses को नाम दिया गया था by Louis Pasteur and he termed the virus term which he derived was from which means rather is venom or poison. Because viral infections खास करके बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं as compared to bacterial. ठीक है, क्योंकि शरीर अपने पास इवन इन मॉडर्न साइंस जितने भी दवाइयां हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स दे वर्क ओनली ऑन बैक्टीरियाज. एंटीवायरल्स करके दवाइयां हैं हमारे पास पर वो बहुत कम है, लिमिटेड है. ठीक है, so the scope is not much, means we have not what you can say, we don't have many chemicals which can fight against viruses. ठीक है, now ये क्यों है कैसे वो हम देखने वाले हैं, उसके जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तब हम देखने वाले हैं. So the term virus which means venom and poison, this was given by Louis Pasteur. MCQs के लिए ये साइंटिस्ट के नेम और उन्होंने दिए हुए टर्म्स वगैरह बहुत अच्छे से आने चाहिए. नेक्स्ट देखो बेंजामिन ने वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहा एंड व्हाट ही डिड वाज ही डिड वन थिंग. द फर्स्ट वायरस व्हिच वाज डिस्कवर्ड वाज एक्चुअली अ प्लांट वायरस दैट इज TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस ये पहली बार ढूंढा गया था एंड ऑन दैट बेजरिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. What he took was he took an infected tobacco plant and उसके अंदर से fluid extract किया and वो extract करके he put it in a what you can say a healthy tobacco plant में वो उसने वो fluid inject किया and what he saw was even that healthy plant got infected by that disease, that is a tobacco mosaic. Hence इसलिए उसने उसको एक term दिया that is contagium vivum fluidum, that is it's a contagious living fluid करके उसने नाम दिया. एंड इवन फ्यू साइंटिस्ट लाइक स्टैनली वगैरह स्टैनली यहाँ पे दिख रहा है, showed that viruses can be crystallized also, मतलब आउटसाइड दी होस्ट सेल, मतलब कोई भी प्लांट एनिमल जो भी वायरस एक सर्टेन प्लांट या वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है, अगर मैं उसको बाहर मतलब बॉडी के बाहर है, so these are you can convert it into powder crystals also, you can crystallize and store them for many years. मतलब ये ऐसे है शरीर के बाहर जब भी किसी लिविंग होस्ट के बाहर होते हैं they are as good as non living thing. इनके ऊपर गर्मी का ज्यादा असर नहीं होता, ठंडी का असर नहीं होता. अगर मैंने सपोज ये वायरस का क्रिस्टल बना के मैंने बॉटल में स्टोर किया है इन्हें और किसी एकदम गहरी गुफा में छोड़ दिया, 100 साल बाद भी अगर मैं वो मतलब मैं तो नहीं रहूंगा ऑब्वियसली, कोई और इंसान अगर रहेगा तो उसको बॉटल में जब उसने वो क्रिस्टलाइन चीजें जो भी है वो अगर बाय चांस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट कर दिए
they will turn alive. Turn alive means they will start infecting that organism. So deadly are they. So when they are outside the body, they are helpless. They are helpless. But when they are inside the body, then we are helpless in that sense. So they are quite dangerous. They are inert outside. मैंने वही बताया, शरीर के बाहर कोई भी प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी के बाहर एक सर्टेन वायरस सरवाइव नहीं कर सकता है, रादर बोल सकते हैं इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। तो मतलब पत्थर को मैं पीटू ठोकू पीटू कुछ फर्क पड़ने वाला है कि यू सी नो रिस्पॉन्सेस, एंड इसलिए आउटसाइड द बॉडी दे आर व्हाट यू कैन से इनएक्टिव, बट बिकम्स एक्टिव व्हेन एंटर इन अ लिविंग होस्ट। व्हेन इट इज इन अ लिविंग होस्ट, जैसे अगर किसी पर्सन में इंजेक्ट हो गया, किसी कारणों से गया शरीर में, प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी, दे विल टर्न अलाइव। ठीक है, दे विल टर्न। इसलिए वायरसेस को माना जाता है दे आर एट थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, जब तक शरीर के बाहर है नॉन लिविंग, जब किसी शरीर के अंदर चले जाएंगे वो लिविंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आइवानोस्की ने भी इसको मेंशन नहीं किया मैंने, बट आइवानोस्की ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हम उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, मतलब फिल्टर पेपर्स है जिनकी साइज इतनी छोटी कि उनमें से बैक्टीरिया ना घुस पाए, वी नो बैक्टीरिया सबसे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स में से अगर हम पास करें ये लिक्विड, जैसे सपोज एक इन्फेक्टेड वायरल इन्फेक्टेड प्लांट का फ्लूइड मैंने कलेक्ट किया एंड मैंने उन फिल्टर से पास किया, ये उन फिल्टर से भी वायरसेस पास होते हैं, मतलब इन्हें फिल्टर करना भी बड़ा मुश्किल है। इससे एक चीज साबित होती है, ये वायरसेस से भी छोटे हैं। ये वायरसेस मतलब हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ने वाले हैं कि जो सबसे छोटे साइज का बैक्टीरिया होगा, सबसे छोटे साइज विच इज इन माइक्रोज और नैनोस के करीब होगा, जो कि बैक्टीरिया होता है, ये वायरस का लार्जेस्ट साइज है। ये वायरस का लार्जेस्ट साइज है, मतलब समझ सकते हो वायरस इनसे भी छोटे हैं, वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। we'll see few of the characteristics and try to see how it works. ना पहला तो मैंने बताया ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब ऑल आर डिजीज कॉजिंग, नुकसान ही करेंगे ऐसे वायरस। ऑब्लिगेट मींस कंपल्सरी, ऑल वायरसेस आर इन्फेक्शियस। ठीक है, अब वो लेवल ऑफ इन्फेक्शन अलग हो सकता है। ठीक है, कोई बहुत ही डेडली होगा, कोई माइल्ड होता है, माइल्ड रहेगा तो शायद अपनी बॉडी इम्यूनिटी से ओवरकम कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो फिर ऑब्वियसली डेथ इज इनएविटेबल हो जाए ना। याद रखो, हम अपने सेल्स में अगर हम बात करें, अपने सेल्स में एट ए टाइम डीएनए आरएनए दोनों होता है, बट वायरसेस में कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए, नेवर बोथ। पर इनमें भी एक कमाल की खूबी एक और है कि इनके जो नॉर्मली व्हाट वी हैव स्टडीड इज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, एंड हमको पता है अपने शरीर में आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एसएस इज सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएस इज डबल स्ट्रैंडेड। पर वायरसेस में हमें इतने वेरिएशन मिलते हैं कि हमें डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिलता है इन वायरसेस, एंड इवन व्हाट यू गेट इज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिलता है इन वायरसेस। मींस टेक्निकली जेनेटिक मटेरियल इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये सभी पॉसिबल है, पर कोई एक ही होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। अब इनका शरीर कैसे बनता है वो देखते हैं ना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने पहले ही बोला है, दीज आर असेल्युलर। तो मैं इधर एक वर्ड लिख देता हूं व्हिच इज वेरी मच नेसेसरी टू नो। असेल्युलर मतलब कोई सेल नहीं है, पर इनका शरीर कैसे बना है आउटसाइड में। अब मैं एक सिंपल वायरस दिखा रहा हूं 2 डायमेंशन वाला। सो दिया है, ये जो आउटर कवरिंग है हम उसे बोलते हैं कैप्सिड, व्हिच इज जनरली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन से बनता है, एंड ये और इसके छोटे-छोटे यूनिट्स को अपन बोलते हैं कैप्सोमियर्स। छोटे-छोटे यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। सो दीस कैप्सोमियर्स एक्यूमुलेट, कुछ-कुछ पॉलीगोनल होते हैं, कुछ-कुछ हेलिकल भी होते हैं, कुछ-कुछ हेलिकल भी होते हैं जिनके ऊपर तुम्हें ये प्रोटीन कोट वैसा देखने को मिलेगा। तो ऐसे ये कैप्सोमियर्स जो है वो उसके ऊपर मिलकर होते हैं और अंदर के साइड में उसका कोई जेनेटिक मटेरियल होगा। सो अगर ये आउटर कवरिंग है जो कि पॉलीहेड्रल, शेप वेरी कर सकता है, स्फेरिकल ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है वो हो सकता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है,
या कोई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी इनके बीच में हो सकता है। सो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम ये कैप्सिड जो कि एक आउटर प्रोटीन कोट है ये वो करता है। कुछ कुछ वायरसेस में और देखने को मिलता है, दैट इज समटाइम्स यू आल्सो गेट मेनी एंटीजेंस, ऊपर अलग अलग शेप के एंटीजेंस, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, बेसिकली वो भी प्रोटीन के ही डेरिवेटिव्स तुम्हें मिलेंगे। सो बेसिकली ये तीन स्ट्रक्चर है बस, इसके अलावा इस वायरस में कुछ नहीं है। न्यूक्लियस बोलने को कुछ है नहीं, डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते प्योर न्यूक्लियस है, बिकॉज ये आउटर कवरिंग कैप्सिड जो होता है तो वो एक हमें देखने को मिलता है, ऊपर और कोई एंटीजेंस जिन्हें हम बोल सकते होते हैं। जेनेटिक मटेरियल मैंने बोला दे कैन बी हेक्सा मतलब हेलिकल और पॉलीगोनल, एनी शेप, स्क्वायर, ट्रायंगल जो भी हो सकता है, शेप्स में वेरी फ्रॉम वायरसेस टू वायरसेस। सो वो दिया है, इसलिए देख सकते हो इसमें कोई सेल पार्ट नहीं, इसमें कोई ऑर्गेनेलीज नहीं है, कोई ऐसे डेफिनाइट न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए हम इन्हें असेल्युलर मानते हैं एंड इसलिए इसको विटेकर सिस्टम में जगह नहीं है। ठीक है, सो ये असेल्युलर कंपोनेंट्स हैं जो तुम्हें देखने को मिलते हैं। सो ये कैसे इन्फेक्शन करते हैं हम देखते हैं, यहाँ पे वैसे दिया नहीं है, फटाफट बता देता हूँ कि इन्फेक्शन कैसे करते हैं। तो सपोज करो दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन सेल, दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन सेल, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो वायरस देखो कैसे इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। बेसिकली ये मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ वायरसेस का मोड ऑफ एक्शन ऐसा ही है। ठीक है, मेजॉरिटी का मोड ऑफ एक्शंस ऐसा ही है। तो देखो क्या होता है, तो जो वायरस होता है, वायरस जो आएगा वो अपना प्रोटीन कोट होता है और उसके ऊपर कुछ एंटीजेनिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो सपोज करो दिस इज वायरस व्हिच हैज कम, तो वायरस अपने एंटीजेंस के जरिए होस्ट सेल को जाके चिपक जाएगा, होस्ट सेल को जाके चिपक जाएगा एंड फिर उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, सपोज करो ये उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, तो जैसे वो होस्ट सेल को बाइंड होता है तो वो क्या करता है, ये अपने इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को एक सिरिंज की तरह, सिरिंज सबको पता है इंजेक्शन की आगे जो होती है वो हॉलो होती है इंटरनली, तो वैसे एक ट्यूब बना लेगा एंड इट विल पेनिट्रेट दी सेल, ये पेनिट्रेट कर जाएगा सेल में एंड जो जेनेटिक मटेरियल है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ना, द प्रोटीन रिमेन्स आउटसाइड, जो कैप्सिड है वो सेल के अंदर नहीं आएगा, वो बाहर ही रहेगा, पर वो अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए आरएनए वो यहाँ अंदर छोड़ जाएगा। अब ये क्या होता है, ये इन्फेक्शियस होता है, मतलब क्या, ये जाएगा और ये जाके अपने डीएनए के साथ मर्ज हो जाएगा, इंसानी डीएनए के साथ। डबल स्ट्रैंड होगा तो ये भी डबल स्ट्रैंड करवा के ही भेजेगा, मतलब जैसे एचआईवी करता है, इट्स अ रेट्रोवायरस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोवायरस? नाउ एक्चुअली वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, पर उसके पास एक एंजाइम होता है व्हिच इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये उस आरएनए को डीएनए में बदल देगा और डीएनए इंजेक्ट करेगा और वो डीएनए इंसानी डीएनए के साथ आके मर्ज करता है। नाउ क्या होता है, ये जो डीएनए है, जो वायरस का डीएनए है, ये अपने सेल को कंट्रोल करना शुरू करता है और फिर ये क्या करता है, अपने सेल से प्रोटीन के कैप्सिड्स बनवाएगा, मतलब अपनी मशीनरी, अपने सेल की मशीनरी, मतलब ये इन्फेक्शियस डीएनए जो है वो अपने अंदर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रियाज, वो उन्हें कंट्रोल करेगा एंड प्रोटीन से जो ये कैप्सिड्स है, कैप्सिड्स बनवाएगा। फिर जो नॉब्स थे, ग्लाइकोप्रोटीन नॉब्स, तो मतलब सारी की सारी चीजें, मतलब जो वायरस के पार्ट्स है वो अपने ही सेल्स बनाना शुरू करते हैं। जो भी जेनेटिक मटेरियल भी होगा वो भी यहाँ पे सेल के अंदर ही बनना शुरू होगा। एक बार ये रॉ मटेरियल्स बन जाए, ये सब मतलब ये सब कुछ जो है अंदर ही सेल के अंदर असेंबल होगा। असेंबल होगा मतलब क्या, सबको पता है कि मैं दो तीन ही दिखा रहा हूँ, ये तीन सपोज है, देन उसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल भी उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन कवर कर जाएगा
एंड जो भी उसके नॉर्म्स होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजेंस सब बने, मतलब एक डायरेक्ट अपना ही सेल एक वायरस की फैक्ट्री बन जाता है। ये डीएनए डायरेक्टली अपने ऑर्गेनेलीज पे कंट्रोल कर लेता है एंड ऑर्गेनेलीज से प्रोटीन कोड, डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा एंड नॉब्स एंटीजेंस बना लेगा, वो वायरस असेंबल होगा एंड देन दिस विल बर्स्ट थ्रू द सेल। तो ये सेल को भी नुकसान पहुंचाएगा, प्लस फिर ये और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और इस तरीके से इन्हें मारना बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन सा होता है। क्योंकि रीजन है डब्ल्यूबीसी अपने से उसको दिख रहा है ये सेल इन्फेक्ट हुआ है विद वायरसेस, बट फिर अपने ही सेल्स को डब्ल्यूबीसी नहीं मारेंगे एंड बहुत ही जब इंजर्ड हो जाता है सेल तब भी कुछ डब्ल्यूबीसी का पैगोसाइटोटिक एक्शन देखने को मिलता है, पर तब तक इतने वायरस पैदा होते हैं कि वो और दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। सो सिंपल है, दीज आर हेंस पैरासाइट्स, और इस तरीके से ये बॉडी को डिटोरिएट करते जाएंगे, इन्हें मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वायरसेस को मारना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। मतलब अगर ब्लड स्ट्रीम में डब्ल्यूबीसी के साइड से भी वायरस चले गए, कभी कभी उनसे भी डिटेक्ट नहीं होते, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल जब ये कोई एक इम्यून रिस्पांस बनाएंगे, कोई डिजीज के लक्षण दिखाने शुरू करेंगे, तब अपनी इम्यून सिस्टम ट्रिगर होती है। बट ऐसा ना हो कि तब तक इट्स टू लेट, बिकॉज ये वायरस काफी हद तक स्प्रेड हो चुका है, इसका नंबर बहुत बढ़ जाता है एंड देन फिर अपनी इम्यून सिस्टम के लिए भी बड़ा स्ट्रेनस हो जाता है टू कॉम्बैट दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ वायरसेस आर। अब तीन टाइप के बेसिक वायरस है डिपेंडिंग वो किसको इन्फेक्ट कर रहा है। प्लांट वायरस, कॉमन सेंस प्लांट को ही इन्फेक्ट करेंगे एंड इनमें कंपल्सरी उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। एनिमल के जितने वायरस है वो आरएनए के हो सकते हैं, डीएनए के भी हो सकते हैं। एंड बैक्टीरियोफाज, सोचो वायरसेस बैक्टीरिया में भी इन्फेक्शन करते हैं, सो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे वो बैक्टीरियोफाज, ठीक है, एंड वो ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तुम्हें उसमें देखने को मिलता है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो उनमें डीएनए होगा। ये कुछ इंसानों में होने वाली बीमारियां है, एड्स, एज यू नो, मम्स जिसे मराठी में गालपुगी बोलते हैं, जो पैरोटिड ग्लैंड्स है उसमें इंफेक्शन होकर वो स्वेल होते हैं, सो दैट इज द केस। हर्पीज जिसे हम मराठी में नागिन भी बोलते हैं, या बॉडी पे पूरे उसके रैशेस आते हैं एंड काफी पेनफुल सा भी है इफ यू ईच देम, एंड तो काफी बर्निंग सेंसेशन वगैरह भी होता है। इन्फ्लुएंजा विच इज H1N1 और उसी का ये एक वर्जन है दैट इज कोविड-19 जो हम आज देख रहे हैं। सो उसी का एक स्टेटस, उसी का एक इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस वर्जन जो है दैट इज कोविड, और भी है, सार्स भी है, मर्स भी है, सो ये उसी के ही फैमिली के वेरिएंट्स है यू कैन से। सो दिस इज द केस। सो ये एंड ये कुछ प्लांट्स में भी है, कुछ वायरसेस कैन कॉज लीफ रोलिंग, कर्लिंग, स्टंटेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ वेन्स ऑफ लीव्स वगैरह। तो ये सब वायरल इन्फेक्शंस के कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें प्लांट्स में नजर आते हैं। तो होप सो वायरसेस सबको क्लियर हो गया होगा, वायरसेस सबको क्लियर हो गया होगा। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज वायरॉइड्स। नाउ ये तो वायरस से भी छोटे हैं, इनके ऊपर ज्यादा नहीं है, तीन चार चीजें। वायरॉइड्स मतलब क्या होते हैं? दे आर अगेन इन्फेक्शियस आरएनए। तो अगर तुम देखोगे, हाँ, लोअर मॉलिक्यूलर वेट आरएनए मॉलिक्यूल्स स्मॉलर देन वायरस। मतलब फर्क क्या है इसमें? एक प्रोटीन कोट होता है और जेनेटिक मटेरियल, इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। वो जेनेटिक मटेरियल किसी को कवरिंग से कवर्ड नहीं है, कोई कैप्सिड नहीं है, पर एक हाँ सिर्फ आरएनए है, डीएनए नहीं। सो दीज आर इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स जो लो मॉलिक्यूलर वेट के होंगे। इट वाज डिस्कवर्ड बाय थियोडर डेनियर नाम के साइंटिस्ट ने, एंड पहला जो वायरॉइड ढूंढा गया था दैट वाज पीएसटीवी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, जो कि 359 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा एक छोटा सा आरएनए का एक स्ट्रैंड है। कुछ बुक्स में 360 भी लिखकर आया है, 359 है ज्यादातर बुक्स में, तो वो लिखा है 359 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक आरएनए का पीस है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। लकीली एनिमल्स रिलेटेड कोई वायरॉइड अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है ज्यादा। ऑब्लिगेटली जो हमें कुछ 11-12 पता है वो है सिर्फ प्लांट रिलेटेड। सो दीस आर कंप्लीटली ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट्स
की तरह हम उन्हें देखते हैं। सो वायरॉइड्स के बारे में देखते हैं तो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो कोई सेल नहीं है, सिर्फ आरएनए का एक पीस है एंड दैट इज इन्फेक्शियस, दैट कॉजेस इन्फेक्शंस इन प्लांट्स आल्सो। ठीक है। सो एंड लास्ट वन एग्जैक्टली उल्टा, पायरियंस। नाउ यहाँ पे क्या था, कैप्सिड नहीं था बट आरएनए था। अब यहाँ पे प्रोटीन्स है पर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सो दीज आर स्मॉल इन्फेक्शियस फोल्डेड प्रोटीन्स। तो जैसे ये सिर्फ प्रोटीन इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है और इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है एंड ये भी स्टिल दे आर अंडर रिसर्च बिकॉज़ दे आर जस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बट दे कैन कॉज डिजीजेस आल्सो। जैसे मैड काउस डिजीज ये आइडेंटिफाइड है व्हिच इज ड्यू टू पायरियन व्हिच इज ड्यू टू एन इन्फेक्शियस प्रोटीन एंड जेकब्स डिजीज इवन इन मैन ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑल दैट स्टफ, इससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स या सिम्टम्स है तुम बोल सकते हो। सो हियर यू कैन सी वायरसेस, वायरॉइड्स और पायरियंस। तो ये बेसिकली तीन जो है वो असेल्युलर कंपोनेंट में है। ठीक है। एक और टॉपिक है इसमें छोटा सा, दैट इज लाइकेन्स। यू विल सी दैट व्हाट आर लाइकेन्स। नाउ लाइकेन्स एक्चुअली एक व्हाट यू कैन से कंबाइंड और यू कैन से मिलकर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स है। लाइकेन्स जो है these are actually combinations of two organisms, that is it is nothing but a symbiotic relation between algae and fungi। ठीक है। algae is a plant and it is in a fungi which is हमने kingdom fungi हमने देखा। तो algae and fungi का एक कॉम्बिनेशन है। सो जो algae कंपोनेंट है देखो हम उसे बोलते हैं फोटोबायोंट। हम उसे बोलते हैं फोटोबायोंट। सिंपल फोटोबायोंट, फोटो मींस जो लाइट डिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। एंड फंगस को हम बोलते हैं माइकोबायोंट। हम उसे बोलते हैं माइकोबायोंट व्हिच इज फंगस ऑब्वियसली व्हिच रिप्रेजेंट्स फंगस। अब देखो ये दोनों कैसे होते हैं। देखो दोनों की अपनी अपनी खूबियां है, दोनों की अपनी अपनी खामियां हैं, पर जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे की खामियों को ओवरकम कर रहे हैं एंड बोथ कैन सर्वाइव इजीली। ठीक है। जैसे अगर एल्गे के प्लस पॉइंट्स में बता रहा हूं एंड माइनस पॉइंट्स, तो पॉजिटिव पॉइंट्स एल्गे की क्या है कि ये ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक है, ये खुद का खाना खुद बना सकता है तो कोई दिक्कत इसको नहीं है। ठीक है। बट इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम ये है, नेगेटिव चीजें क्या है वो बता रहा हूं। ऑब्वियसली इसमें वीक रूट सिस्टम होता है, अलगेज के रूट सिस्टम उतने अच्छे नहीं होते। ठीक है। इसके अलावा इट कैन इजीली बी इन्फेक्टेड, मतलब दूसरे पैथोजेंस अलगे के ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी फंगस का प्लस पॉइंट क्या है, तो इट हैज एटलीस्ट कंपेयर्ड टू अलगे गुड रूट सिस्टम। इनमें राइजोइड्स होते हैं, कुछ इसमें फॉल्स रूट्स, फंगस में कोई रूट्स होते नहीं है बट एटलीस्ट गुड रूट सिस्टम मतलब राइजोइड्स की ही बात कर रहा हूं मैं, गुड राइजोइड्स दैट इज एटलीस्ट बेटर देन algae। ठीक है। प्लस it produces toxic chemicals also which helps to keep infections away। तो फंगस के ऊपर कोई दूसरा पैथोजन अटैक नहीं कर सकता क्योंकि खुद फंगस रिटेलिएट करता है बाय प्रोड्यूसिंग सम टॉक्सिक केमिकल्स। सो वो एक उसका फायदा है। लेस इन्फेक्टिव उसका खुद का नेचर है बिकॉज ये खुद कैन फाइट विद अदर फंगसेस और अदर ऑर्गेनिजम्स बाय सीक्रेटिंग सम केमिकल्स। बट इसका ड्रॉबैक एक ही है कि ये हेटेरोट्रॉफ है, मतलब क्या इसको खाना चाहिए। तो तुम देख सकते हो जो इसके वीकनेसेस है वो इसके प्लस पॉइंट्स है, जो इसका प्लस पॉइंट है वो इसका वीकनेस है। सो व्हाट दे डू, दे लिव टुगेदर। सो जो जमीन के आसपास जहां पे ग्रो होगा तो निचले साइड पे फंगस ग्रो होता है और फिर देन इसको ऊपर, इसके ऊपर अगर हम देखें तो अलगे ग्रो होता है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में अलगे ग्रो होता है। सो लाइक दिस बोथ ग्रो टुगेदर। अब इसमें फर्क क्या है, फायदा क्या होता है
अच्छे रूट सिस्टम के कारण काफी अच्छा एंकरेज है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, पानी वगैरह सब मिलता है, वो सब कुछ अलगे को दे देगा। अलगे सनलाइट की मदद से खाना बनाएगा, खुद भी खाएगा, फंगस को भी देगा, एंड फंगस उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा क्योंकि ही कैन रिटेलिएट विद द पैथोजेंस टू। सो these are lichens, ठीक है, these are lichens। सो ये इसे हम बोलते हैं symbiotic relationship, मतलब give and take। So algae is also helping the fungus is also helping the algae। So दोनों को उससे बेनिफिट है, दोनों की खामियां जो है वो खूबियां मतलब ओवरकम हो जाती है दोनों की खूबियों के कारण, एंड इसीलिए such type of relationship like give and take relationship जो यहाँ पे है, that is known as symbiosis। Sym means living together, symbiosis living together, that is symbiotic relationship हम इसे कहते हैं। एंड ये लाइकेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए, जैसे इनमें से कुछ लाइकेंस दे आर यूज्ड एज फूड, ठीक है, खास करके कोल्ड कंट्रीज में जो रेनडियर्स होते हैं, रेनडियर मॉस वगैरह तुमने सुना होगा वगैरह, तो ये जो उधर खाते बर्फ के नीचे भी है, क्योंकि लाइकेंस कैन बेयर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, मतलब ये वीरान से वीरान जगह पे भी उग सकते हैं, मतलब डेजर्ट्स में पत्थरों के ऊपर उग सकते हैं। इनके लिए ऐसा कुछ नहीं कि सॉइल ही चाहिए, उल्टा इनकी सबसे बड़ी खूबी है दीज आर द पायनियर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय पायनियर्स? तो किसी की बंजर जमीन भी है ना, तो इनके पत्थरों पे भी ये लोग उग जाते हैं। इनके राइजोइड्स उन पत्थरों में क्रैक्स क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली रात के टाइम जब टेम्परेचर गिर जाता है, यू नो वाटर का एनामॉलस एक्सपांशन होता है, रूट्स भी जब ग्रो करते हैं तो ये उन पत्थरों को तोड़कर उससे मिट्टी बनाते हैं। तो ऑब्वियसली एक दो महीने हो गए, नहीं कई साल लगेंगे पत्थरों के टुकड़े होके बड़े टुकड़े, फिर उन चंक्स के और छोटे 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 करके सॉइल, जिसे अपन पेडोजेनेसिस कहते हैं, तो उनके लिए लाइकेन जिम्मेदार है। जब एक बार मिट्टी उपजाऊ मिट्टी हो जाती है तब उधर सीड्स वगैरह के दूसरे प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। सो लाइकेन्स दे आर द पायनियर्स ऑफ एनी एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड ये किसी बंजर जमीन पे भी, ठंडी जगह पे भी उग सकते हैं। ऑब्वियसली उनके लिए वैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़े सूटेबल होने चाहिए। सो इन दिस वे लाइकेन्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ मेडिसिनल्स भी है, कुछ मेडिसिनल भी है, कुछ हम मसालों में भी इस्तेमाल करते हैं। दगड़ फूल अगर सुना होगा, गरम मसाले में एक इंग्रेडिएंट है, वो एक किस्म का लाइकेन है, ठीक है। इट हैज मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इसको इंडस्ट्रीज में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। जो हम लिटमस पेपर भी यूज करते हैं, वो लिटमस पेपर का जो पिगमेंट है वो भी हम लाइकेन्स से ही डिराइव करते हैं। तो होप सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। सो होप सो गाइस तुम्हें ये समझा होगा। It is quite informative also. So please share this lecture, what you can say, subscribe it and hit the bell icon for further notification. Bye bye.